बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इन दिनों पाकिस्तानी सियासत पार्लियामेंट में कम लेकिन अदालतों में ज़्यादा हो रही है, और जो हमारी अदालतों के रिपोर्टर्स हैं वो न सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान के अदालती रिपोर्टर्स हैं बल्कि वो पाकिस्तान के असल सियासी तज्ज़िया निगार भी बन गए हैं। इसलिए आज के जरिए में हमने कोशिश की कि पाकिस्तान के टॉप के 4 अदालती रिपोर्टर्स को मदऊ करें और उनसे जान सकें कि अदालतों में क्या हो रहा है और उनका पाकिस्तान की सियासत पे क्या असर पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद है जनाब हसन अयूब ख़ान साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जानज़ेब अब्बासी साहब, और यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, और उनके साथ हैं जनाब साकिब बशीर साहब। तो मेरे ख़्याल में सबसे पहले जो इस वक्त तो बड़ा तनाज़ा है वो आईनी अदालत का है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का है। हुकूमत बनाने पे मुसर है और पीटीआई उसको नहीं बनाना चाहती, अपोज कर रही है। हाँ, आपका क्या ख्याल है कि ये बन जाएगी और बननी चाहिए कि नहीं? देखिए, बननी तो चाहिए, क्योंकि जितना पॉलिटिकल विजडम था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर, वो तमाम सियासी जमातें बशमूल पीटीआई, JUIF, मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तमाम की तमाम जमातें इस बात पर मुतफिक थीं कि जो वफाकी कॉन्स्टिट्यूशनल यानी जो है ना आईनी अदालत का क़याम जो है वजूद में लाया जाए। उसके बाद बहुत लंबा पॉज आ गया। पॉज के बाद दोबारा फिर पाकिस्तान बार कौंसिल बार बार इस हवाले से अपनी राय का इजहार करता रहा, और हालिया अभी देखिए कि रवां साल भी शुरू में या मिड में पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ था। उसमें ही उन्होंने वफाकी जो है वो आईनी अदालत के क़याम के हवाले से मुतालबा किया था हुकूमत से। तो ये हुकूमत का ब्रेन चाइल्ड नहीं है, ये बुनियादी तौर के ऊपर जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, जो कि वकला की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है, उसका ये मौक़िफ़ है, और वजूहात भी इसकी बड़ी अहम है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनता है तो जो सुप्रीम कोर्ट की हमारी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, इसको आवाम को सर्व करने का हकीकी मौका मिलेगा। जितने ये फ़ैसले दे रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि हम अवामी मुफाद में देते हैं फ़ैसले, तो आवाम का मुफाद तो ये है कि उनकी जो लिटिगेशन है वो डिस्पोजल हो उसका ज़्यादा। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो पेंडेंसी है, तो हमारे जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, इनको सिविल और फौजदारी मुकदमात के फ़ैसले करने चाहिए। वैसे भी माजी के अंदर ये आइनी और सियासी मुकदमात होते थे, तो अदालतें कहती थी कि जनाब अगर आपने अपनी डर्टी लिनन धोनी है तो उसके पार्लियामेंट का फ्लोर इस्तेमाल करें, हमारे पास क्यों आ रहे हैं। ये अदालतें एतराज़ करती थी और दरखास्तें वापस कर देती थी सियासी नोयत के मुकदमात को। लेकिन उसके बाद फिर ट्रेंड एक ऐसा चला, रिवर्स हुआ, कि अब दूसरे मुकदमात को उन्होंने शेल्फ कर दिए, और जो इस किस्म के मुकदमात होते हैं वो बड़ी खुशी से ये सुनते हैं। अब देखें कि 63A वाला केस दोबारा रिव्यू लगने जा रहा है, तो कितना अर्सा उसका फैसला देने में तो एक मिनट लगाया, उसकी जनाब हंगामी बुनियादों के ऊपर जो है समाती हुई, लेकिन उसका रिव्यू जो है वो अभी आकर लग रहा है। अब कितनी ताखीर हो चुकी है, कितना वक्त ज़ाया किया है। तो ये हमारे जजेस को भी देखना चाहिए कि पॉलिटिक्स के अंदर जुडिशल एक्टिविज्म के नाम पर आप जुडिशल पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जी साकिब बशीर साहब, आपकी क्या राय है इसके बारे में? एक तो आईनी अदालत क्या है, कैसे काम करेगी, कौन हो जज होगा, कौन जज लगाएगा, इसका मतलब इसके बनने या ना बनने से पहले मेरा ख्याल में देखना ये ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट आईनी तरमीम ला रही थी वो इतनी खुफिया थी कि शायद जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी नहीं पता था, मतलब कौमी असम्बली के हैं या सेनेटर्स हैं, इवन जो मौलाना फजल रहमान हैं उनके साथ इतनी मीटिंग्स हुई। आखिर में वो वीकेंड पे लाया जा रहा था इजलास, सुबह 11 बजे बुलाया, फिर रात 10 बजे तक उसको रखा गया था, फेडरल कैबिनेट का इजलास नहीं हुआ था। आखिर में अब्दुल गफूर हैदरी उनको कहना पड़ा कम से कम हमें ड्राफ्ट तो शेयर कर दें, मतलब इवन ड्राफ्ट भी शेयर नहीं किया गया था। और जो कमेटी बनी थी, खुसूसी जो कमेटी बनी थी जो बता रही थी, उनके पास भी मेरी इतला के मुताबिक बुलेट्स पॉइंट थे। अगले दिन जब जो ड्राफ्ट सामने आया तो ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत नहीं थी, बहुत कुछ था। मेरे ख्याल में पूरा एक जुडिशल स्ट्रक्चर जो है वो तब्दीली, सुप्रीम कोर्ट को पावरलेस करना, चीफ जस्टिस को पावरलेस करना, हाई कोर्ट्स के इख्तियारात की एक ऐसी तकसीम थी। मेरा ख्याल में उसके बाद जो निज़ाम इंसाफ है या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो इसमें कंप्रोमाइज़ होने के बड़े वाज़े चांसेस थे। फिर आखिरी बात मैं करूँगा कि आईनी अदालत क्यों ला रहे हैं। आईनी जो मामलात हैं वो देखने के लिए ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो लाया गया था उसमें एक शिक थी कि जो कोई भी आईनी मामला होगा उस पर अगर तशरीह रिक्वायर्ड होगी तो लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट का देखेगा।
अब क्या इसका सिर्फ जो है वो किसी मफाद आमा के साथ भी ताल्लुक़ है या अदालती इस्लाहात के साथ इसका कोई ताल्लुक़ है? मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही कोई 4-5% जो इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करता है। 95% कहाँ हैं? 22 लाख के ज़ायद जो है वो मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जिसमें 60,000 सुप्रीम कोर्ट में है, इसी तरह कोई 4-5 लाख जो है वो हाई कोर्ट्स में है, और सबसे ज़्यादा मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं सेशन कोर्ट्स में। सेशन कोर्ट्स के हवाले से इस पूरे जुडिशल पैकेज में क्या है? ज़ीरो। हाई कोर्ट्स के हवाले से पेंडेंसी ख़त्म करने के लिए क्या है? ज़ीरो। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से क्या है? एक स्पेसिफिकली आप वो उसको कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को मतलब उसकी जो इख्तियारात हैं उसमें कमी लाना चाह रहे हैं, और वो केस भी सिविल नेचर के केस 60,000 में से निकाल दें, आप वो जो फौजदारी के है वो भी निकाल दें, आइनी केसेस तो बहुत कम रह जाएंगे कि जिनके लिए आप पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तब्दील करना चाह रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि कुछ भी करने से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस होना चाहिए, कोई खुफिया तरीके से चीज़ें नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो भी करना है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो होती है तो वो हमारे निज़ाम के लिए अच्छी नहीं होगी। अब्बासी साहब, आपकी क्या राय है? ये हुकूमत जो तरामीम ला रही थी तो उसमें कुछ अच्छा भी था या कि नहीं, सिर्फ बुरा ही बुरा था? देखिए, एक चीज़ तो बहुत अहम है कि क्वेश्चन बहरहाल किया जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो ड्राफ्ट है इसको कॉन्फिडेंशियल क्यों रखा गया। जुडिशल कमीशन का 3 मई को एक इजलास होता है, और उस इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बताते हैं कि आप ये जो रूल मेकिंग कमेटी का इजलास इस वक्त चला रहे हैं, हम एक आइनी तरमीम ला रहे हैं और उसके लिए पार्लियामेंट के जो इख्तियारात हैं उसको फ़ाल करने के लिए इस अमेंडमेंट में ये चीज़ें ज़ेर गौर आएंगी। उसके फ़ौरी बाद चंद दिन गुजरते हैं, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस आ जाता है। उस केस में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच उस पर स्टे देता है, और फिर बीच में गैप आया और फिर फुल कोर्ट बन गया। इसी तरह से सितंबर के वस्त में जब दोबारा जुडिशल कमीशन रूल मेकिंग कमेटी का इजलास हुआ, उसमें भी ये डिस्कशन हुई, और इवन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के, उन्होंने पूछा कि जी वो एक जुडिशल तरमीम के हवाले से कोई डिस्कशन हो रही थी, तो बताएं जी उसका क्या हुआ। तो उस पर भी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये जुडिशल कमीशन का मैंडेट नहीं है, आप हमसे पूछ नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये तासुर बहरहाल मौजूद है कि जब जब ये चीज़ें सामने आईं उसके ऊपर जुडिशरी ने रिएक्ट किया। दूसरी अहम बात, ये सवाल बिल्कुल अहम है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों? देखें, ये इस जुडिशल हिस्ट्री अगर हम सामने रखें, एक प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को बरकरार रखा, एक प्राइम मिनिस्टर को तौहीन अदालत के केस में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, एक प्राइम मिनिस्टर को ख्याली तनख्वाह की बुनियाद के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया, और पूरा एक नैरेटिव दिया एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी को। तो ये वो कुछ फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से सियासतदान इस बात को सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही हर दफ़ा क्यों सियासी मकासद के लिए यूज़ होती है। तो इसके लिए ये आइनी तरमीम अगर हो रही है तो मेरे ख़्याल में ये एक अच्छा इक़दाम है। हाँ, ये डिस्कशन ज़रूर है, 25 अक्टूबर के हवाले से बात हो रही है, तो कुछ देर के लिए अगर उस डेट को हम निकाल भी दें, और ये बात लॉ मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड कही है कि हमारे लिए ये बड़ा आसान है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह बना दें, लेकिन हमने ये मामला ओपन रखा हुआ है। फिर सेकंड ये बात कि एज 67-68 ईयर्स होगी नहीं होगी, इसके ऊपर भी उन्होंने क्लैरिफाई किया है। उन्होंने ये कहा कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट से कोई जज लेते हैं और डेट ऑफ रिटायरमेंट 65 ईयर्स हो तो 2-3 महीनों बाद उसने रिटायर हो जाना है। तो ऐसी सूरत हाल में हम ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हेड वो हों जिनकी टेन्योर पोस्ट 3 साल हो, और ये भी अभी ओपन है, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह कौन होगा। बहुत सारी चीज़ें कमेंट इस तरह के किए गए जो कबल अज़ वक्त महज तासुर की बुनियाद के ऊपर बातें की गई। तो इसके ऊपर ये बात दुरुस्त है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, और इसके लिए तमाम सियासतदान मिल बैठ के अगर कोई सिद्दीकी साहब के तासुर को भी लेते हैं। 52 मुल्कों के अंदर 52 कंट्रीज के अंदर इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ऑपरेशनल नहीं, कोई अनहोनी बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट पे अलग से बात करते हैं, लेकिन चूंकि साकिब बशीर साहब बहस को वो पूरे पैकेज की तरफ ले गई है तो कयूब सिद्दीकी साहब से पूछ देते हैं, आपके पास भी मुसविदा नहीं था?
नहीं, मसवदा तो बाद में मिल गया था हमें। अच्छा। जब अयाज अकबर यूसुफ से जो हैं उन्होंने ब्रेक किया था तो उस वक्त हमारे पास आ गया था वो जो मसवदा, और वही है तकरीबन जो लॉ मिनिस्टर ने पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो इलेक्टेड बॉडी के सामने रखा, जिसके ऊपर उनके नुमाइंदा वफूद जो हैं डेलिब्रेशंस कर रहे हैं। उसके ऊपर एक कमेटी भी बनी हुई है फारूक इशनाइक साहब की सरबराही में, और वो उसको देख रही है और जो इसमें प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं उसके ऊपर वो काम कर रही है कि भी क्या होनी चाहिए क्या नहीं। और ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मुतालबा जो है ये तो जाहिर है, इसके अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर था, उसमें PTI भी साइन उसके भी हैं, दस्तखत हैं। मसला ये है कि जो अभी जहाँ ज़ेब अब्बासी साहब बता रहे थे, बात कर रहे थे कि एक हमारा इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक माजी है, उस माजी का जो बोझ है उसको कम करने की कोशिश की गई कि वो जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस था, अब उसमें जो है वो अदालत ने कहा कि वो फेयर ट्रायल नहीं मिला था उसको उनको। ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है कि रेनेसेंस है जो हमारी जुडिशरी का, कि अपनी माजी की गलतियाँ तस्लीम कर रही। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने एक आमिर को जो है वो आइन के अंदर तरमीम करने का इख्तियार दिया। अब उसके बाद आप ये देखें कि वो पावर जो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है, वो डेलीगेट कर रही है एक मिलिट्री डिक्टेटर को। और फिर इसी से जुड़ के हम देख लें, अभी रिसेंट पास्ट की बात है, 2018 की बात है, कि एक्सटेंशन की इख्तियार जो कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है, जनरल बाजवा की, वो जो है सुप्रीम कोर्ट 6 महीने की एक्सटेंशन उसको देती है। और मुस्तक़बिल के जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं ऑथर जज हैं उस फैसले के। तो अब फिर हम देख लेते, एक तरफ तो ये है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट का माजी इस तरह से है कि उसने फिर सियासत को भी रेगुलेट करना शुरू कर दिया। जब 62(1)(f) के नाम के ऊपर ताहयात नाअहलियाँ शुरू की, और वो ताहयात नाअहलियों से आप ये देखें कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट का कंधा जो है वो कौन इस्तेमाल करता रहा, वो इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती रही। माजी में हमने ये देखा कि इस्टेब्लिशमेंट और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इसका एक तालमेल ज़रूर रहा। अब वो तालमेल जो है जब टूटा, अब देखें कि ये इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर मबनी फ़ैसले थे जितने आपको गिनाया। इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर आपको याद है कि जब सेनेट का इंतखाबात हुए तो वोट की राजदारी को ख़त्म करने के हवाले से अब देखना यह था कि भी होता क्या रहा है, उसको ख़त्म करने, क्योंकि अब ये सियासत है। जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो रहा था उससे पहले की बात है, और जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके पास आई थी उस वक्त, तो होता क्या था? होता ये था इस अदालत से एक सहूलतकारी होती थी कि एक सदर मुमलिकत एक रेफरेंस दाखिल करते थे। पहले उन्होंने किया कि वोट की सीक्रेसी को ख़त्म करने के हवाले से, और चीफ जस्टिस उस वक्त जस्टिस गुलजार अहमद साहब थे। वो रेफरेंसेस जो कि 11, 12, 13 साल से पड़े हुए थे उनको टच नहीं किया जाता था, लेकिन उन रेफरेंसेस को जिनके के सियासी नताइज उस हुकूमत के जो इमरान खान साहब की थी उसके हक़ में निकलते थे, वो फ़ौरन टेकअप होते थे, उसकी मर्ज़ी की तशरीह होती थी। इसी तरह से 63A जो है, जब ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था, और जो 20 अरकान थे जिन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया हुआ था, अब उसको रोकने के लिए क्या किया गया कि फिर एक रेफरेंस 63A के नाम के ऊपर एक क्वेश्चन ऑफ लॉ बना के बंदयाल साहब की कोर्ट के सामने रख दिया गया। और वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जब सारा सिलसिला चला तो वो मामला पेंडिंग रहा, उसको डिसाइड नहीं किया गया। लेकिन हुआ फिर ये कि जब नहीं हो रहा था तो उन्होंने एक गैर आईनी इक़दाम किया, आइन तोड़ा। मतलब अब ये देखें ना कि उस इमरान खान साहब ने आइन तोड़ा। मुख्तसर अंदाज में हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल, अब सुप्रीम कोर्ट अलग हो रही है। मैं अगर आप एक ब्रेक की इजाज़त दें और उसके बाद आप कंटिन्यू करें। नाज़रीन, मुख्तसर से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो बहस का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरिए में। जी हसन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर देखिए, जहाँ पर आइन खामोश हो ना,
वहाँ पर तो किसी हद तक मान सकती हैं कि जवाब मिल गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तशरीह के नाम के ऊपर। जहाँ पर 63 वाली बात कर रहे हैं वहाँ पर वाज़ेह था कि जो है वो वोट काउंट होगा और वो डी सीट होना है मेंबर ने, लेकिन उन्होंने कहा जी कि वो वोट भी काउंट नहीं होगा, ये एक ऑल्टर कर दिया आपने कॉन्स्टिट्यूशन को। अब इसी तरह मखसूस नशिस्तों वाला फैसला, यानी 187 जो कंप्लीट जस्टिस का नमंजन बेचा गया है माजरत के साथ, ये कोई जजमेंट जो आई है ना, ये मजाक है, इसको रद्दी की टोकरी में जाना चाहिए। इसकी हैसियत ये है क्योंकि आइन के साथ खिलवाड़ है, आप आइन को ऑल्टर कर रहे हैं। 187 सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, वो उसका जो स्कोप है बड़ा ही लिमिटेड होता है और वो वहां पर इस्तेमाल हो सकता है जहां पर आइन तो दूर की बात, कानून भी वाज़ेह हो। एक वाज़ेह कर दूं, आप जरा जोश जज्बात में 187 को जुरिस्डिक्शन कह गए हैं। इट इज नॉट ए जुरिस्डिक्शन, हाँ जी, ये एक पावर है, पावर है। अच्छा, उसको आप देखें कि 187 उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। 185 की अपील है, आप अपील्स को कर रहे हैं डिसमिस, इंप्यून ऑर्डर को सेट असाइड कर रहे हैं। आपने मजाक उड़ा दिया इस मुल्क का, आपने अदलिया का मजाक उड़ा दिया। और किसने किया? आई लव जस्टिस मंसूर अली शाह। ये ऑर्डर मखसूस नशिस्तों वाला, यकीन करें काला। अच्छा, वो जो पहले जिस चीज़ की वकालत आपने की थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इसकी क्या हैसियत होगी? ये सुप्रीम कोर्ट के बराबर कोई अथॉरिटी होगी, सुप्रीम कोर्ट के मातहत कोई अथॉरिटी होगी, या कि कोई और सूरत इसके लिए? ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसकी सुप्रीम कोर्ट से बालातर होगी? नहीं, ये अपना इख्तियार आईने पाकिस्तान से लेगी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से बालातर होगी। जो ड्राफ्ट आया था सामने, उसमें ये लिखा हुआ था कि इसके जो फैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग होंगे। ये ड्राफ्ट में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पर जो ड्राफ्ट था वो मुल्क पर बाइंडिंग है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम अदालतों पर बाइंडिंग हो गए। आप क्या समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो कोई सिविल कोर्ट के माते हैं? तो नहीं, मैं तो वही बात कर रहा हूँ ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लाने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट को पावर लेस किया जाए, चीफ जस्टिस को पावर लेस करना मकसद है, और एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है बनाना। अपना चीफ जस्टिस हुकूमत जो है वो उसको लगाएगी और अपने जजेस जो है तैनात करेगी। वज़ीर आज़म को बेबस करना, पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार को इरोड करना, चीफ जस्टिस मुल्क 184(3) के इख्तियार की बुनियाद के ऊपर हुकूमतों को रेगुलेट करना, क्या ये चीफ जस्टिस का काम है? माजी में जुडिशरी ने जो किया उसको, माजी में मेरा ये ख्याल है कि होता कोई नहीं कहता कि प्राइम मिनिस्टर को घर भेजना ठीक था, लेकिन आज की जुडिशरी में जो 8 जजेस हैं, आप जिस तरह ये मखसूस नशिस्तों के केस की बात कर रहे थे, मुझे ये बताएं आइन में कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नशिस्तें नून लीग को, पीपल्स पार्टी को या बाकी पोलिटिकल पार्टीज को मिलेंगी? क्या ये है कि आप JUIF निकाल लें? आप दो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, उसको 5 मिल रही हैं, आपने तनासुब के हिसाब से देनी है ना। सब कुछ भी तो साकिब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से ओरिजिनेट हुआ था ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ओरिजिनेट हुआ था। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत फैसला था, वो जो बल्ले का निशान लिया गया था वो दुरुस्त फैसला किसी सूरत भी नहीं था। उसकी वजह ये है, उस फैसले के बाद जो कुछ हुआ, उस फैसले के बाद जो कुछ हुआ, अभी रिसेंटली जो फैसला आया है 70 सफ़े का, मेरा ख्याल है ये पढ़ने के लायक है। ये पढ़ा जाए तो एक एक सवाल का जवाब मौजूद है। वो किस तरह कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, और इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉर्ड जमा कराया वो 22 दिसंबर से बात शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आपने 22 दिसंबर को जो ऑर्डर जारी किया उसमें आपने ये क्लैरिटी नहीं की कि हमने बल्ले का निशान ले लिया है, लेकिन PTI के बाकी पॉलिटिकल जो राइट्स हैं वो मौजूद हैं। फिर 13 जनवरी का फैसला आता है, इलेक्शन कमीशन ने क्लियर नहीं किया और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्लियर किया कि हमने बल्ले का निशान ले लिया, लेकिन बाकी पॉलिटिकल इस पार्टी के बाकी पॉलिटिकल राइट्स मौजूद हैं। इवन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से ठीक 6 दिन पहले सलमान अकरम राजा की दरखास्त थी कि मेरे से आपने बल्ला ले लिया, कोई मसला नहीं है, मुझे PTI डिक्लेयर करें। उन्होंने डिसमिस कर दी। उसके बाद इलेक्शन के बाद जब रिटर्न कैंडिडेट्स थे उस वक्त भी जो है वो उनको इंडिपेंडेंट किया। सुप्रीम कोर्ट कहती है आपने इंडिपेंडेंट नहीं करना था, वो जीत कर आगे थे आज़ाद, वो PTI थे जिन्होंने अपने जो है वो एफिडेविट्स जो है वो जमा करवाए थे। बात 22 दिसंबर से 22 फरवरी के दरमियान तक है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जिन्होंने 13 जनवरी का फैसला लिखा था वो भी ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इसकी तशरीह की। और इलेक्शन कमीशन जो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहे हैं कि हमें जो वजाहत दें, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट से उसने उस वक्त जो है पूछा क्या ये तशरीह गलत की कि आप कहां पर को बताएं, मुझे जजमेंट पढ़ के बताएं कि कहां पर ये तशरीह है कि PTI
कि कुछ सिंबल मिलना चाहिए था? सिंबल किस नहीं, तरीके से मिल सिंबल सकता था यूनिफॉर्म नहीं, आप सिंबल बात उनको? समझे ही नहीं, एक आप बात पार्टी समझे नहीं के है। अंदर अपने सिंबल की जमहूरियत बात है जो है वो जो देखिए, सिंबल ले लिया, इलेक्शन एक्ट के तहत कोई सुप्रीम रेगुलेशन कोर्ट है ना मुल्क के कहती है कि अंदर, सिंबल ले ये लिया, 13 साल से बाकी इंट्रा पार्टी पॉलिटिकल इलेक्शन रहे राइट्स ना, मौजूद है। और फिर भी लाडले सुप्रीम बने। कोर्ट के 11 जज ये बात कर रहे हैं, 8 नहीं 11 जज ये बात कर रहे हैं। इस पार्टी के बाकी राइट्स मौजूद हैं, सिंबल आपने ले लिया कोई मसला नहीं, लेकिन इलेक्शन से 22 दिसंबर फिर 13 जनवरी ये क्लैरिटी नहीं की गई, जिसके बाद ये सारा मामला हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने 187 का जो इख्तियार इस्तेमाल किया। इसके अलावा मेरे ख्याल है इससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन सा हो सकता है कि एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम आपने हिला दिया, एक पॉलिटिकल पार्टी के राइट्स खत्म कर दिए, और जिन लोगों ने वोट्स दिए थे, जिन लोगों ने जिन जिन अपने उम्मीदवारों को वोट्स दिए थे, आप उठा के मालिक नियमत किसी और को दे दें, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मैं लॉ की बात कर रहा हूं, मैं 70 सफ़े में लिखे हुए उस हर सवाल कहां पर किस तरीके से मिल सकता है उनको? सुप्रीम कोर्ट कह रही है, मुझे बताओ ना, सुप्रीम उनकी बातों को छोड़ो यार, क्यों बातों को छोड़े? बताओ, ये तो वो बात हुई, मुझे आप कॉन्स्टिट्यूशन से बताएं, ये तो बाजी ना बोलो ना, मुझे आप इलेक्शन एक्ट से बताएं, या आप मुझे आप जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट की बात करनी है। प्रॉब्लम ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है क्योंकि हमारा फैसला है अल जहाद वाला, इसलिए सीनियरिटी प्रिंसिपल है, वो कानून नहीं है, सियासी तकरीर है। आप दोनों तो सर सियासी तकरीर है, सियासी तकरीर नहीं है, मैं 70 सफ़े के उस फैसले को पढ़ रहा हूं। फैसला भी तो सियासी है ना? नहीं अजीब जी बात करती है, सियासी है, आप कैसे और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं है, फैसले पर काउंट करके आप आइन और कानून से बालादस्ती नहीं हासिल कर सकते। आप दोनों मेरे भाई जो है इस दौरान पानी पी रहे, ठीक है, और कयूम सिद्दीकी साहब जो है बहुत पुरस्कार तरीके से उस वक्त से मुस्कुरा रहे हैं, तो जरा इनको सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। देखें, एक है सियासत और एक है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ। इसमें हमने ये देखिए कि जब अदालत कोई भी मुकदमा लेती है तो वो मुकदमा एक मखसूस जुरिस्डिक्शन जो है, इख्तियार समात जिसको कहा जाता है, उसके तहत सुनती है। अब एक मुकदमा 184(3) का हो सकता है, 184(3) में 187 ये ख़ुद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फैसले हैं कि उसमें इख्तियार ये इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी इसी फैसले के ऊपर जो तनकीद है वो इन्होंने कहा कि 70 सफ़हात का पढ़ने वाला फ़ैसला, बहुत खूबसूरत अंग्रेज़ी लिखी है, बहुत कुछ है उसके अंदर, लेकिन जो फ़ैसला था वो तो 12 जुलाई को आ गया था। 12 जुलाई के बाद के वाक़यात उस फैसले के अंदर कैसे कवर हुए? पहला ये मेरा खलजान जो है ज़हनी एक ये है कि उसके बाद 3 अगस्त आई, उसके बाद फिर वो दूसरा चीज़ें आई। होता तो ये है कि 12 तारीख तक जो कुछ हुआ था, जो आपके सामने था, आपने वो किया। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच है वो 13 जनवरी का जिस फैसले के ऊपर ये तनकीद कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि शायद ये जज्बात में कह गए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से किए जाने वाला प्रोपेगेंडा कि बल्ला छीन लिया गया। पहली बात तो ये है कि ये बल्ले का या इलेक्शन सिंबल लॉट करने का केस ही नहीं, ये केस है इंट्रा पार्टी जो कि 2020 से चल रहा है, और उसमें अब वो कानून है जो कि ख़ुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम डाली कि इसको 3 साल की मुद्दत की जाए कि इसमें इलेक्शन करवाना पार्टी आइन के मुताबिक लाजमी होगा। और फिर हमारा इलेक्शन एक्ट देखें, आइन कहता है, आइन के बाद कानून चलता है, और कानून जो है वो इलेक्शन एक्ट है जिसके तहत पार्टीज़ को रेगुलेट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसमें वो कानून ये कहता है कि आपको, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बनाया गया है, कि 3 साल में इलेक्शन करवाने हैं। 2020 से आप इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। उस वक्त जब आपकी हुकूमत थी, इलेक्शन कमीशन ने आपको, इसी इलेक्शन कमीशन ने आपको 1 साल की मुद्दत दी, हालांकि वो 6 महीने दे सकते हैं, लेकिन उसको स्ट्रेच किया गया, फिर उसको फिर बढ़ाया गया, 1.5 साल किया गया। आपने अपने पार्टी आइन को तब्दील किया और फिर उसके बाद भी आपने इलेक्शन नहीं करवाया। तो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला था और इलेक्शन सिंबल का नहीं। अब ये कानून जो है इलेक्शन एक्ट, वो कहता है कि अगर आप पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाएंगे वैलिडली, तो फिर 3 आपके पास उसकी सज़ाएं हैं। एक ये है कि आपकी पार्टी डीलिस्ट हो सकती है, दूसरा ये है कि आपसे जुर्माना किया जा सकता है, और तीसरा ये है कि आपसे इंतखाबी निशान ले लिया जाएगा। अब ये इंतखाबी निशान लेने वाली बात क्यों आई? क्योंकि आपको देखा होगा ऐसी 14 सियासी जमातें हैं जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, उनके इंतखाबी निशान उनको अलॉट नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अब फिर उसके बाद मुझे अच्छी तरह से याद है, मखसूस नशिस्तों के हवाले से अली ज़फ़र साहब जो हैं, उन्होंने
कोर्ट के अंदर कहा कि जनाब हमें ये मखसूस नशिस्तों का फैसले का प्रॉब्लम होगा। अब सब जानते हैं कि ये मामला जो है उस वक्त इंट्रा पार्टी का सामने था, तो कोर्ट ने कहा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप हमारे पास आइएगा। अभी इन्होंने सलमान अकरम राजा साहब की बात की, इस तरह के मसले हल कैसे हो जाएंगे? एक मिनट, मैं इनकी बात का थोड़ा सा जवाब दे दूं। सलमान अकरम राजा साहब की दरखास्त डिसमिस हुई, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए। आपको पता है कि वहाँ पर उन्होंने इससे पहले कि उनको एतराज़ लगा, उन्होंने वो दरखास्त ही वापस ले ली और फिर वो गए ही नहीं। ठीक। अब ये इनकी अपनी ये सारी चीज़ें एडमिटेड हैं। अब आ जाइए कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं वो कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल 187 के ऊपर क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये इस जुरिस्डिक्शन में जो हम 185 के हम बैठे हैं और जो हालात वाक़यात हैं उसमें 187 का इख्तियार इस्तेमाल करना, इसके ख़तरनाक और दूररस नताइज होंगे जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हवाले से बड़े ख़तरनाक हैं। दो जज साहबान जो हैं वो ये कहते हैं कि अब्बासी साहब के साथ बिल्कुल वही सलूक हो रहा है जो बदियाल साहब के दौर में फैजी साहब के साथ होता है। तो अगर आप मुझे नहीं, मैं ये बिल्कुल मुकम्मल करके और फिर आप ये देखिए कि वो जज साहबान जो कहते हैं कि आईनी तरह आइन को मुअत्तल किए बगैर ये रिलीफ क्रिएट नहीं हो सकता है। और ऐसे फैसले जो ये बात कर रहे हैं ना, फिर उसके बाद आप ये देखें कि उसके ऊपर मौजूदा जज साहबान ने क्या किया। अब 14 सितंबर का जो आपका अदालती हुक्मनामा वजाहती आया, अब उसको जिस तरह से गैर एक पुरस्कार अंदाज में, कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, जब उसकी तहकीकात करवाई गई तो ऑनरेबल जज जस्टिस मंसूर अली शाह के सीनियर स्टाफ अफसर, प्रिंसिपल स्टाफ अफसर जो हैं वो उस उनके कहने के ऊपर अपलोड हुआ ओरिजिनल फाइल जमा कराए बगैर। ये भी एक अजीब सी बात है कि वो जज साहिबान ने नोटिस जारी नहीं किया, किसी फरीक को सुना नहीं। वो जज साहिबान कहाँ इकट्ठे हुए, चले उसको इन्होंने और इन्होंने फिर उसके बाद के वाक़यात को उसको कवर किया डिटेल रीजनिंग के अंदर कि हमें कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो शाही इंसाफ शुरू हो गया है, ये शाही इंसाफ जो है मुकम्मल इंसाफ के नाम के ऊपर, मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट आवाज़ साहब मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो 8 जजेस का अक्सरियती फ़ैसला है, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट अपने स्कोप से बाहर निकली है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो केस था वो पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में जो 187 की पावर को यूज़ किया है और ये इख्तियार समात नहीं है जैसे सिद्दीकी साहब ने बताया। इससे पहले जितनी भी जूरिस्प्रूडेंस सुप्रीम कोर्ट की रही है उसमें ये हमेशा ये कहा गया कि जो कंप्लीट जस्टिस की तरफ जुडिशरी जाएगी उसके लिए आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल किया जाएगा। और वो कौन सा फैसला है 7 मेंबर बेंच का? जी, वो एक नहीं मुख्तलिफ फैसले हैं जिसमें ये असूल तय किया गया है। अब यहाँ पे अगर ये 8 जजेस अगर कंप्लीट जस्टिस के लिए 184(3) की तरफ जाते तो वहाँ पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया हुआ है, तो वो तो कमेटी ने डिसाइड करना है। तो एक तरह से इस पावर को विदाउट 184(3) के यूज़ कर दिया गया और वो रिलीफ दिया गया जो पीटीआई ने मांगा ही नहीं था। और पीटीआई इवन खुद बाद में जब ये फैसला आया भी नहीं थी तो उनकी तरफ से उनके कानूनी माहिरीन ये कहते हुए हमें दिखाई दिए कि जो रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया है ये तो हमने मांगा ही नहीं था। अब थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड पे जाएं, जो पंजाब और खैबर, और फिर सुन्नी ताज काउंसिल के वो वकील जो हैं वो ट्विटर पे अपनी तस्वीर लगा के कहते हैं कहा था ना सीटें लेके दूंगा, लेके दी ना। ये बहुत मानी है इस बात। फिर पंजाब और केपी इलेक्शन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में मामला था उस वक्त भी जब जुडिशरी के अंदर डिवीज़न आई कि उस वक्त भी जिस तरह से कोर्ट चलाई गई थी और फैसला दिया गया था, जुडिशरी तकसीम हुई और अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट क्या निकला, उस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे भी हम यही सूरत हाल देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फुल कोर्ट में शामिल जो जजेस हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने वो रिलीफ दिया है जो आइन के मुतल्लिका शिकों को मुअत्तल किए बगैर नहीं दिया जा सकता था। इसी वजह से एक तरफ पार्लियामेंट भी स्टैंड ले रहा है, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है। तो असल इशू था इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ, उसकी रीज़न यही है कि जब अदालतें अपने फ़ैसलों में स्कोप से बाहर निकलती हैं तो फिर उन फैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन आईनी इदारों के लिए मुश्किल हो जाता है। मैं उसमें जो खुद आप ये देखिए कि 39 और 41 की एक तखसीस की इन्होंने और कहा कि 39 तो किसी न किसी तरह से, अब ये देखें 4-4
नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल किए हुए हैं। अब ये मुझे एक बात बताइए, जो ये कह रहे थे ना कि जिनकी वोट है और उनको मिलना चाहिए, अगर तरीके इंसाफ के जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा कराए बगैर इलेक्शन में खड़े हो जाएं और उनको 3 लाख या 5 लाख वोट पड़ जाए, क्या वो वैलिडली इलेक्टेड बंदा कहलाएगा? एमएनए नहीं कहला सकता ना। ठीक, तो बिल्कुल उसी तरह से है कि खुद फिर सुप्रीम कोर्ट ने 41 का जो है वो पेंडोरा बॉक्स खोला और फिर उस पेंडोरा बॉक्स को कैसे कवर किया, ये एक बड़ी खूबसूरत उसके अंदर चीज़ है। ठीक, उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर जब पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ था तो उस दौरान में वो ये जो तारीखें बता रहे हैं ना 22 से इतने फरवरी, तो बैरिस्टर गौहर जो हैं वो डिफेक्टो और डिजोरे डॉक्ट्रिन, जो डिफेक्टो डॉक्ट्रिन है उसके तहत वो थे भाई। जब फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट ने वॉश में वो सारा कुछ चला गया तो वो पख निकालेगी कि वो स्टे ऑर्डर के दरमियान में वो थे और भी बहुत सारे पख हैं, उसको भी आपने डिस्कस करना है। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। हसन अयूब साहब, चलो आईनी कोर्ट तो अपनी जगह पे, लेकिन ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जो तब्दीली की गई और जिस तरीके से किया गया उसको तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना। वैसे जस्टिफाई करना चाहिए, कानून बना, उस कानून में एक खराबी सामने आ गई। हमारे जजेस को छुट्टियां बड़ी अजीज़ हैं, तो जब कानून कहता है कि जब आपने रिव्यू फाइल कर दिया या अपील आ गई तो उसको 14 दिन में आपने लगाना है। अब वो 14 दिन का टाइम था तो जजेस की छुट्टियां आ गई, उन्होंने कहा तो छुट्टियों पर जा रहे हैं। तो छुट्टियों पर चले गए तो फिर अब ज़ाहिर बात है एक चीज़ अगर पॉज आ जाता है तो जजेस ने के लिए भी जो हलफ है वो आइन और कानून पर अमल दरामद करना है, तो वो छुट्टियों पर चले गए। फिर अब उन्होंने 1.5-2 महीने का टाइम लगा दिया, तो ये खराबी सामने आई, गवर्नमेंट ने उसको अमेंड कर दिया। ये हुकूमत का इख्तियार है। देखें ना, माजी के अंदर तो पीटीआई ने जो तारीख में आज तक किसी हुकूमत इतने ऑर्डिनेंस नहीं लेकर आई जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले आई है। इस हुकूमत ने तो पहला ऑर्डिनेंस लेकर आई है, इतनी तो होनी चाहिए। और उसके बाद भी जो टाइम है, यानी जो मुकर्रर मुद्दत है, उस पर पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट से मंजूरी होगी, एक्ट बनेगा। अब जब इसमें अमेंडमेंट होगी, अब इस मामले में देखें ना, जो पहले मखसूस नशिस्तों वाली बात कर रहे थे, तो आर्टिकल 51 देखें, आर्टिकल 15 बड़ा वाज़ेह है, आर्टिकल 63, आर्टिकल 106, अब इन 3 आर्टिकल्स को सस्पेंड किए बगैर, और आर्टिकल 185, इन 3 आर्टिकल्स को सस्पेंड किए बगैर 187 का इस्तेमाल नहीं हो सकता था जी। 187 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के पास ये कर ही नहीं सकती थी, ये पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी। तो जब आप आइन के इन 3-4 आर्टिकल से मुतसादिम फैसला दे रहे हैं, और फिर हमारे कुछ दोस्त, मतलब मेरे, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, मतलब ही इज़ लाइक माय ब्रदर साकिब बशीर, लेकिन जब इतना समझदार आदमी जब इन आर्टिकल्स की मौजूदगी में उस फैसले का दिफा कर रहा है, तो बताएं कि मैं जो आम आदमी है जिसको कानून का या कोर्ट का पता नहीं है, आपने खुद उसका क्या कसूर है? आपने खुद शुरू में गुफ्तगू में कहा कि आई लव मंसूर अली शाह, आई लव मंसूर शाह साहब, लेकिन मंसूर अली शाह ने देखिए मंसूर अली शाह साहब को मुस्तरद कर दिया अमल के जरिए। उन्होंने तो फैसला दिया ना, ये फैसला ही उन्हीं का जो खूबसूरत तहरीर है। देखिए उनका इस फैसले को से तो मैं इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, तो मैं ये कहता हूँ कि ये चीजें कुछ चीजें आइन के आर्टिकल है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो अपनी पावर्स इनहेरिट करती है सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से। साकिब के पास भी कोई दलील होगी ना, जरा उनको सुने कि वो क्या दलील। एक बात तो जिस तरह ये कहा गया कि माजी में वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया और इस किस्म की अदालतें जो है इस्तेमाल हुई, सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हुई, तो मैं ये समझता हूँ कि जो पार्लियामान है वो सुप्रीम है, और यकीनी तौर पर वहाँ पे भी ऐसा कोई एक्ट नहीं होना चाहिए जहाँ पे पता चले कि पार्लियामान नहीं कोई और जो है वो कर रहा है। और जिस तरह की ड्राफ्ट, जिस तरह का खुफिया किस्म की आइनी कानून साजी करने की कोशिश की जा रही थी, उससे तासुर को अच्छा नहीं जा रहा था। तो इसलिए मेरे ख्याल में पार्लियामान जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उस एंगल से भी उनको भी देखना चाहिए कि जो काम सुप्रीम कोर्ट गलत कर रही थी वो यहाँ से भी उस तरह नहीं होना चाहिए। दूसरी जो बात की कि जस्टिस याह्या अफरीदी का नोट है सिद्दीकी साहब ने, जस्टिस याह्या अफरीदी उस फुल कोर्ट में एक जज हैं, इसके अलावा बाकी 2 जजेस का अलग नोट है, 2 जजेस चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अलग नोट है, 8 जजेस जो है वो अलग हैं। अब 8 जजेस जो है वो अक्सरीती फैसला है, वही इंप्लीमेंट होना है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। अगर जस्टिस याह्या अफरीदी का ये है कि 187 यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता था, तो 8 कह रहे हैं कि नहीं बनता था, वो भी 8 जज है सुप्रीम कोर्ट के।
इसके अलावा जो बात की कमेटी के हवाले से, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि आइन और कानून पर अमल दरामद होना चाहिए, कि 12 जुलाई को फैसला आता है मखसूस नशिस्तों के फैसले उसका, 16 जुलाई को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नज़रसानी दायर करती हैं, 18 जुलाई को इजलास होता है और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये कहते हैं कि इस नज़रसानी को लगाया जाए क्योंकि 14 दिन का बार है। तो उससे पहले छुट्टियों का शेड्यूल बन चुका था, जजेस कोई बैरून मुल्क थे, कुछ अंदरूनी मुल्क थे, बेंचेस छुट्टियों में कौन से होंगे, ये चीज़ें जो है वो ये शेड्यूल बन चुका था, छुट्टियों का शेड्यूल बन चुका था, छुट्टियों में वो लगाना चाह रहे थे। लेकिन जो 13 जनवरी का फैसला था उसकी नज़रसानी दायर होती है 6 फरवरी को, उस वक्त छुट्टियाँ भी नहीं थी, जज भी सारे मौजूद थे, कोई प्रपोज नहीं किया गया कि 6 फरवरी का जो फैसला है ये इतना हर्ट कर रहा है, इस पर इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये फैसला ही दुरुस्त नहीं। तो नज़रसानी 6 फरवरी को जो दायर हुई वो आज तक ना प्रपोज हुई ना लगी, तो किसने लगानी थी? मतलब मखसूस नशिस्तों में आइन और कानून है, लेकिन जो 6 फरवरी को नज़रसानी दायर हुई है उस नज़रसानी का कोई ख्याल नहीं है। फिर जो ऑर्डिनेंस की बात है, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का मार्च 2022 का फैसला है कि अगर ऑर्डिनेंस हंगामी सूरत हाल के अलावा अगर गवर्नमेंट जारी करती है तो वो आइन से इनराफ है। और जिस तरह हसन अयूब साहब ने कहा कि पीटीआई के दौर में हुए, पीटीआई की नहीं, पीपल्स पार्टी इस तरह नून लीग या पीटीआई, इन हर दौर में ऑर्डिनेंसेस इसी रेशो से ही जारी होते रहे हैं, कुछ के ज्यादा। पीटीआई के दौर के अंदर 83 मेरे ख्याल में ऑर्डिनेंसेस आए थे, मतलब इसी तरह कोई नून लीग के 70 हुए हैं तो पीपल्स पार्टी ने 75 किए हैं, इनके 83, मतलब इसी तरह ऑर्डिनेंस जारी होते रहे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो जुम्मे के 2 ऑर्डिनेंस जारी हुआ, जुमरात को मीटिंग थी, तासुर ये है कि वो मीटिंग नहीं हुई, शायद सुप्रीम कोर्ट को कहीं मालूम था कि जुम्मे वाले दिन कुछ होने जा रहा है, और वो फिर हुआ क्या, जुम्मे वाले दिन मुझे इंटरजेक्ट करना पड़ेगा। आप राय दे रहा हूं, मैं फैक्ट क्लियर करना चाह रहा हूं, मैं एक तासुर की बात कर रहा हूं, और जो तासुर है कि जुम्मे वाले दिन, मसला ये कि जुम्मे वाले दिन जब फेडरल कैबिनेट से मंजूरी होती है, ऑर्डिनेंस जाता है सदर के पास, सदर जो है वो उस पर दस्तखत करते हैं, वहां से गजट नोटिफिकेशन, क्योंकि उसके बाद गजट नोटिफिकेशन होता है, वो होता है, और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद करती है, कमेटी में रिकॉन्स्टिट्यूट करती है, जैसे अमीनुद्दीन खान शामिल करते हैं, और उसके बाद कमेटी का इजलास भी बुला लिया जाता है। तो ये 5 घंटे में सारा कुछ हुआ। तो ये जो परसेप्शन है, एक तासुर है, ये तासुर मेरे ख्याल में इम्पैक्ट सुप्रीम कोर्ट पे अच्छा नहीं, कमजोरी भी है। आप इस परसेप्शन के बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, पहली बात ये है कि जो इन्होंने कहा ना कि अचानक से हो गया, जिस जजिस कमेटी के सामने मीटिंग थी वो उसी पुराने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत थी, और अब तो जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ख़त भी आ गया है जिसका डिनाइल नहीं आया, अभी 4 दिन हो गए हैं, कि जो कमेटी शेड्यूल थी जिस दिन, उस दिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के मुझे कोई और कमिटमेंट है कह के और चले गए। मतलब जो आइन और कानून के नीचे उनकी जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं की, और अगर कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकी तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की वजह से नहीं हो सकी है। एक तो ये फैक्ट है। एक मिनट भाई मेरे, एक मिनट मेरी जान, 1 मिनट, ठीक है। अब वो जब नहीं हुई, मुझे पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बहुत अच्छी खेलते हैं, माजी में तो आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो नहीं, मैं अभी भी मद्दा हूँ। इतना खूबसूरत 187 का जुरिस्डिक्शन क्रिएट करना बहुत कमाल की बात है। मैं तो ये एक बहुत बड़ी एक जिसको कहते हैं, मैं तो कहता हूँ ये फैसला नहीं है, ये एक मोहब्बत का ताजमहल है, एक शाहकार है, एक तख्लीक है, ठीक है। तो अब उनकी वजह से नहीं हुआ, ठीक हो गया। देखें यार, आप नहीं हंसे, देखें मुझे बात कर रहे थे, ठीक है ना। बात ये है कि अगर कोई जज 11 बजे, मतलब ये बैठ नहीं सकते। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जिस कमेटी की ये बात कर रहे हैं ना, उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर लिखा है कि 14 दिन के अंदर रिव्यू लगना अर्जेंट केसेस का लाजिम है। एक मिनट ठहर जा यार, ये कानून की कमांड है, ठीक है, और वो रूल्स को फौकियत दे रहे हैं कि हमारे यहाँ छुट्टियां हो चुकी हैं, कानून पर रूल्स को फौकियत दे रहे हैं। अच्छा, तो दूसरी एक और बात, उस कानून को लागू नहीं कर रहे हैं जिस कानून का ये आज सहारा लेके वो जो है कह रहे हैं कि जनाब हमने मास्टर ऑफ द रोल पर नहीं, एक फिक्रा
कि चीफ जस्टिस के इख्तियार स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, हम भी ये सब कहते हैं। एक तरफ चीफ जस्टिस को आमिर नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस को मुअत्तल भी नहीं करने की इजाजत देनी चाहिए 2 जज साहब। सिर्फ एक बात, सिर्फ सर, एक तो प्रैक्टिस जो ऑर्डिनेंस आया इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये तजवीज़ दी कि फुल कोर्ट बुला ली जाए, तो मेरे ख्याल में फुल कोर्ट बुलाने में हर्ज नहीं। दूसरी बात, जस्टिस मुनीब अख्तर के इंतजामी साइड पे जुडिशल एक्ट पर सवाल उठाए हैं, वो नहीं उठा सकते। वापस आ जाएं कमेटी के अंदर। वक्त ख़त्म हो चुका है पहले से। जहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये कहना है कि इस ऑर्डिनेंस को आप इंतज़ामी तौर के ऊपर फुल कोर्ट कमेटी में या जुडिशल साइड के ऊपर इसको डिसाइड करें, तो इसके ऊपर भी जस्टिस मंसूर अली साहब का अपना व्यू मौजूद है कि जब सूबाई हाई कोर्ट्स में कोई मामला पेंडिंग हो तो सुप्रीम कोर्ट उस इशू को टेकअप नहीं कर सकती, और ये व्यू जस्टिस मंसूर अली शाह साहब दे चुके हैं। ये जो ऑर्डिनेंस है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस, ये बैक वक्त लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज है और सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज है। तो अगर ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट इसको इंतज़ामी साइड के ऊपर या जुडिशल साइड के ऊपर टेकअप करती है, तो फिर वो व्यू जो ना सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, दीगर जजेस का भी था, तो वो कहाँ जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन है। और जी अच्छा, मंसूर साहब केस के ऊपर 184(3) की जुरिस्डिक्शन नहीं, वो पेंडिंग केस में सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट कह रहे हैं कि हम ये मामलात को कैसे मंसूर साहब का नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं देख सकते, तो फिर प्लीज वो नहीं होगा जी अभी। नहीं, जस्टिस फैजी साहब का बहुत पहले हो चुका था, तो मंसूर साहब का अभी तक क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत के इरादे ठीक नहीं है। देखिए, कहीं पे भी लॉ में या रूल्स में ये चीज़ लिखी हुई नहीं है कि किसी नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन कब होना है। अब कट ऑफ डेट काजी फाइज ईसा साहब की 25 अक्टूबर है और अभी भी 25 दिन मौजूद हैं, तो इन 25 दिनों में इवन एक दिन पहले भी हो सकता है, 2 दिन भी पहले हो सकता है। बहुत शुक्रिया जनाब अब्बासी साहब, हसन अयूब साहब, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब और साकिब बशीर साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आज के जरगे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।